कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही खुश हैं कि फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइट नहीं लेना, जो कुछ भी है वो पेपर 2 ही है। अपना थोड़ा राज बताइए, किस तरीके से आपने किया? सर मेरा तो सबसे ज़्यादा फोकस टेक्निकल के ऊपर ही था। ये आपका एसएससी जेईई है, मेंस है और आरआरबी है, क्या बच्चे दोनों एक साथ टैकल कर सकते हैं? लगभग 90% सिलेबस सेम ही है, तो बिल्कुल इसकी तैयारी हो सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हर्ष दहिया, जिन्होंने एसएससी जेईई 2023 के अंदर 8वीं रैंक हासिल किए हैं और इसके पहले भी एसएससी जेईई 2022 में भी सिलेक्शन पाए हुए हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आज मैं हर्ष से बात करूँगा कि किस तरीके से CBT 1 क्लियर करने के बाद CBT 2 का जो पड़ाव होता है ना, किस तरीके से क्लियर किया जाए, क्योंकि जब तक आपका CBT 2 क्लियर नहीं होगा तब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसके साथ साथ आरआरबी जेईई के अंदर भी वैकेंसी आई हुई है, उसको किस तरीके से क्लियर करना है, क्या दोनों एक साथ क्लियर किया जा सकता है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन इनसे ये होगा, क्या जॉब के साथ CBT 2 क्लियर किया जा सकता है और क्या स्ट्रेटजी बच्चों को रखनी चाहिए समय पे। सारे पॉइंट्स में मैं बात करने वाला हूँ हर्ष जी से। स्वागत है हर्ष, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर दोबारा। थैंक यू यार, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा। तो यहाँ पर बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि यार फर्स्ट पेपर तो हो गया, कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही खुश हैं कि फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि CBT 1 में हमने कर लिया। तो ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, आप अपने नज़रिए से बताइए। जी सर CBT 1 तो जस्ट एक स्टार्टिंग थी। जो मेन पेपर अभी बचा हुआ वो CBT 2 है, क्योंकि CBT 2 300 मार्क्स का है और कम्प्लीटली उसके अंदर टेक्निकल आएगा। और जिसकी हम तैयारी करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट, वहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसमें बच्चे 250 मार्क्स भी लेके आते हैं। और जिनके पेपर 1 में 110 मार्क्स थे तो वे भी CPWD और टॉप रैंक के साथ लेके आते हैं। तो पेपर 2 को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, जो कुछ भी है वो पेपर 2 ही है जो आपकी रैंक अच्छी करेगा। और आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा वो सारा CBT 2 के ऊपर ही डिपेंड है। ओके, तो क्या इतना जो भी बच्चे हैं CBT 1 में जितना पढ़े हैं, क्या CBT 2 उससे क्लियर हो जाएगा? मैक्सिमम तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन उनको प्रैक्टिस अपनी रेगुलरली करते रहना पड़ेगा। अगर उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है सोच के कि CBT 1 हमारा अच्छा गया, 140 150 मार्क्स आ गए, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जितनी मेहनत प्री में करी थी उतनी मेहनत आपको पेपर 2 में भी करनी पड़ेगी, तभी आपके अच्छे स्कोर आएगा। अच्छा हर्ष यार, आप अपना थोड़ा राज बताइए, किस तरीके से आपने किया कि CBT 2 और CBT 1 मिलाकर आपकी जो फाइनल रैंक बनी थी वो 8th रैंक आई है। यार अपने आप में बहुत बड़ा मिस्ट्री, आपने किस तरीके से पढ़ाई किया था? सर मेरा तो सबसे ज़्यादा फोकस टेक्निकल के ऊपर ही था, क्योंकि टेक्निकल अगर हम देखें दोनों पेपर को मिला के तो 400 मार्क्स का है। तो आपको टेक्निकल में 400 में से 300 मार्क्स तो कम से कम लेने ही पड़ेंगे। और जो बचे हुए 50-60 मार्क्स अगर आप नॉन टेक्निकल में यानी रीजनिंग में और जीके में लेके आओगे तभी आपको CPWD मिलेगी। तो टेक्निकल पे फोकस किया और सबसे ज़्यादा फोकस मेरा अगर किसी चीज़ पे था तो रिवीजन पे था। रोज़ का एक सब्जेक्ट में रिवाइज़ करता ही करता था। ये बिल्कुल एक कह सकते हो भाई नियम टाइप से था कि एक सब्जेक्ट तो रिवाइज़ करना ही करना, चाहे कुछ हो, पढ़ो ना पढ़ो, रिवाइज़ करो ना करो, एक सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट आपको रिवाइज़ करना। तो 40-50 दिन में, जैसे प्री के बाद मेंस में 40-50 दिन थे, तो मान लो 50 दिन है तो 5 बार तो पूरी सिविल एक एक बार मैंने रिवाइज़ कर ही दी थी। और प्रैक्टिस के थ्रू भी अगर आप लगा के चलो तो 5-6 बार वैसे रिवाइज़ हो गई थी। तो कम से कम 10 बार रिवाइज़ आपको करना ही करना है सिलेबस। ओके, मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन के साथ साथ आप जब CBT 1 के बाद तैयारी स्टार्ट किए थे CBT 2 के लिए, टेस्ट सीरीज़ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आपके सिलेक्शन में? सर टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करती है, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो जैसे पिछली बार भी वीडियो मैंने बताया था, मैंने टेस्ट सीरीज दी नहीं थी। हाँ। तो मैं तो बस रिवीजन पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही मेरा ज़्यादा फोकस था, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि प्रीवियस ईयर की जो मैं बुक करता था तो उसमें 90% क्वेश्चन मेरे को आसान लगते थे और समझ में आ जाते थे सोल्यूशन देख के। तो मेरा यही था, अगर मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 90% हो रहे हैं तो पेपर में भी अगर मैं 80% भी कर दूंगा तो टॉप करने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो उस वजह से मैंने केवल टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया। टेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं लगाए, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए ये ट्रिक काम नहीं करती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सभी अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, सबको मतलब जो एक टीचर तो सभी यही बताते हैं टेस्ट लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लगाने चाहिए। अगर एक रूल बना लो आप, टेस्ट तो लगाने ही चाहिए, उसको अवॉइड ना करें तो बढ़िया है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अच्छा आप एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करनी है मेंस के पेपर में, या कितना नेसेसरी है एक्यूरेसी? सर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे SSC जेईई 2023 की मैं अपने बताऊं, मैंने अपना स्कोर कार्ड भी शेयर कर दूंगा। तो केवल मैंने 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरी मेंस के अंदर 100 में से 83 क्वेश्चन केवल मैंने अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 79 क्वेश्चन ठीक थे।
तो 96% मेरी एक्यूरेसी थी। तो आप समझ सकते हो बच्चों ने 95 भी अटैम्प्ट किया, 100 भी अटैम्प्ट किए हैं, तो उनको आता तो मेरे से ज़्यादा है, लेकिन उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो लेकिन मेरे को तो मैंने 83 क्वेश्चन किए, तो उनके कंपैरिजन में तो मेरे को बहुत कम आता होगा, लेकिन जो मेरी एक्यूरेसी थी तो आज देख सकते हो मेरी 8th रैंक है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि इससे सिलेक्शन नहीं होता कि आप 100 में 100 कर दिए। सिलेक्शन इससे होता है कि आपने 70 अटेम्प्ट किया और 70 के 70 सही है। वो 100 जिसका अटेम्प्ट किया है, हो सकता है उसके 40 सही हो, 50 सही हो। 50 सही होने के बाद जो 50 माइनस लेकर जाएगा वो 20 या 30 क्वेश्चन में रोक देगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 83 अटेम्प्ट करने के बाद 79 आपके सही है। इससे अच्छी एक्यूरेसी तो शायद ही किसी की हो यार, जो अपने आप में यार क्या ही बताऊँ, एक बहुत ही मतलब कुछ ही लोगों को ऐसा वरदान प्राप्त होता है। जैसे CBT 1 के अंदर भी मैंने जैसे इनसे बात किया था, उसमें भी इनकी एक्यूरेसी बहुत ही ठीक ठाक थी। तो भाई आप लोग देख लो कि क्या करना है, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर हर्ष बता रहा है कि नहीं बस हो गया 83 सर किया 79 सही हो गए, भाई ये बताने के लिए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इनके पीछे की मेहनत अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन वाली मेहनत होगी। सिंसियर कंसिस्टेंसी सब कुछ मेंटेन करना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अभी ये आपका SSC JEE है, मेंस है और RRB है, क्या बच्चे दोनों एक साथ ट्रैकल कर सकते हैं? और इसके साथ एक पॉइंट और, जो अभी 2025 के लिए मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, क्या ये तीनों एक साथ हो सकता है? जी सर, बिल्कुल मेंटेन किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिलेबस को देखें, पैटर्न को देखें, अब तो दोनों RRB और ये SSC दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हैं और सिलेबस भी 90% तक सेम है। बस RRB में थोड़ा सा जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो साइंस वाला पोर्शन, हाँ, और साइंस और मैथ, हाँ मैथ, कंप्यूटर, ये चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस में काफ़ी हद तक साइंस तो हम वैसे भी करते ही हैं, और टेक्निकल में भी अगर कैड वाला सब्जेक्ट और जैसे बिल्डिंग कंपोनेंट वगैरह वाला छोटा मोटे सब्जेक्ट हैं, उनको अगर हम हटा दें तो लगभग 90% सिलेबस सेम ही है। तो बिल्कुल इसकी तैयारी हो सकती है, इन दोनों की एक साथ तैयारी हम कर सकते हैं। दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो न्यू लर्नर के बारे में आप क्या बोलेंगे जो SSC JEE 2025 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास करीब करीब 7 से 8 महीने हैं, तो किस तरीके से वो पढ़ाई स्टार्ट करें? उनको एक तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं, और जैसे सर बताएं आप अगर वैसे पढ़ते जाओगे तो बिल्कुल आप इजीली, आप ऐसे लगाओ बिना किसी एफर्ट के, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से क्लियर कर दोगे। और तीनों को एक साथ आप मतलब जो भी पहले एग्ज़ाम आप दोगे उसी वहीं क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर मैं बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आप 2025 के लिए अगर आप डेडिकेशन के साथ पेपर देना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आप कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ें नो डाउट, लेकिन यहाँ पर जब कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है ना भाई, दोनों में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को आपके सामने गलत करवाता है, पुट करता है क्वेश्चन, उसके बिहाफ पर आपको आंसर देना होता है। तो मेरे भाई अगर आप 2025 को एकदम टारगेट कर रहे हैं ना, तो अभी आपके पास इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतना गोल्डन टाइम है भाई कि अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। और सबसे पहला काम होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि 4 से 5 महीना भाई एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर इसके बाद PYQ, टेस्ट सीरीज, MCQ सारा कुछ इसके बाद फोड़ना है, और एग्जाम के 2 महीने पहले पहले आपका सब कुछ जब फिनिश हो जाएगा ना, तो 2 महीने केवल और केवल आपको रिविजन करना है और टेस्ट सीरीज़ देना। तब आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे हाई लेवल तक पहुंच जाएगा, और तभी सिलेक्शन होता भी है। यहाँ पर हर्ष मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि जैसे आपने भी जब जॉब करते करते सिलेक्शन पाया, तो जो बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं वो किस तरीके से मैनेज करें? सर जॉब के टाइम आप अगर 1 या 2 घंटा अगर आप अपना निकाल पा रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है। जैसे मैंने जून 2021 से मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी थी, मई में जस्ट मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था, तो कॉलेज कंप्लीट के बाद ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम मेरा ये था, जैसे कोर्स वगैरह तो मैंने नहीं ले रखा था, मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था। तो यूट्यूब पे मान लो 2 वीडियो आ गई तो 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो होती थी, तो आराम से वे मैनेजेबल हैं जॉब के साथ। आप उसको बस कॉन्टीन्यूसली आपको देखते जाना है। जैसे कि 2 या 3 साल मेरे को यूट्यूब से वीडियो देखते देखते हो गया था, तो मेरा सारा सिलेबस भी पूरा हो गया था, मेरी प्रैक्टिस भी होती जा रही थी। तो फिर ऐसे ही जैसे SSC JEE 2022 मेरा सबसे पहले क्लियर हुआ, तो जॉब के दौरान ही क्लियर हुआ मेरा। और उस टाइम कोई मैं इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ता था, बस वही था कि 2 या 3 घंटे मतलब दिन के निकालने हैं, लेकिन वे 2 या 3 साल तक मैं लगातार निकालता रहा उनको। तो आपको कंटिन्यूसली रहना है, ऐसे नहीं कि भाई आपने 1 महीना पढ़ा फिर 3-4 महीने आप नहीं पढ़ रहे। तो एक तो आपको कंटिन्यूसली रहना है, जो टीचर पढ़ाए एक जगह से पढ़ो,
ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं, ये नहीं कि आप 5-6 जगह से पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे टीचर बताए कि जैसे कि SSC JEE 2022 वाला मैं एग्ज़ाम बताऊँ, तो जैसे सर ने बताया था कि भाई आपको पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है, आपको कितना आता है या नहीं आता, क्योंकि उस टाइम सब्जेक्टिव पेपर होता था, जो स्ट्रेटजी वीडियो हो गई या फिर पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, केवल उसी चीज़ का इतना इंपॉर्टेंट रोल था कि जॉब करते करते मैंने SSC JEE 2022 वाला क्लियर कर दिया बिना कुछ पढ़े। मतलब ज़्यादा कुछ पढ़े, वो 2-3 घंटे जो मैं पढ़ता था यूट्यूब पर जो फ्री वाली क्लास में मिलता था वहीं से अपना क्लियर हो गया। जो सीरियसली होकर मैंने पढ़ना शुरू करा अगस्त 2023 में, मैंने इस 2023 वाला एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी शुरू करी थी। तो 2 महीने, ये अगस्त सितंबर, ये अक्टूबर की स्टार्टिंग में तो एग्ज़ाम था ये, तो 2 महीने पढ़ के भी देख सकते हो आप कि भाई कितनी बढ़िया रैंक आई। लेकिन वो शुरू में 2-3 साल जो मैंने कंटिन्यूसली यूट्यूब के ऊपर पढ़ता रहा मैं जॉब के साथ। और अगर आप कहीं जॉब मिल रही है तो आपके पास तो प्रैक्टिकल उस चीज़ को सीखने का भी मौका, क्योंकि सर्वे हो गया, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग हो गया, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल रियल लाइफ में होते हुए रोज़ कर रहे हो, जो स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है उस चीज़ का भी। तो जॉब वाले स्टूडेंट्स के लिए तो यही कहूँगा कि आप कंटिन्यूसली अपनी तैयारी रखें। 2-3 घंटा अगर आप निकाल पा रहे हो तो आराम से आप कर सकते हो इस एग्ज़ाम को क्लियर, इतना कुछ वो डिफ़िकल्ट है नहीं। 2 से 3 घंटे तो आराम से निकाला ही हाँ, जा आराम सकता से है। जॉब के साथ निकल सकते कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ साथ IAS निकाल देते हैं, ये तो SSC JEE है। बिल्कुल बहाना बनाने के लिए तो बहुत हज़ार बहाने हैं कि जॉब करता हूँ थक जाता हूँ। बिल्कुल मानता हूँ आप थक जाते होंगे, लेकिन एक मोटिवेशन आपको होगा जो बहुत ऊपर लेवल तक आपको लेके जा रहा होगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर मुझे CPWD जो सपना है वो पूरा करना है। तो भाई जब आप ठान लेंगे ना, जिस दिन आपने ठान लिया, आप ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपका उसी दिन 50% हो जाएगा। अच्छा हर्ष, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली कमेंट करते हैं, उनके कुछ डाउट ये हैं कि सर मेरा अभी जैसे 110 है, 110 है, मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो सभी बच्चों को तैयारी करना चाहिए मेंस की। आपके हिसाब से क्या है? अपनी भी बताऊं, SSC JEE 2022 में जो प्री का एग्ज़ाम था, मेरे जब स्टार्टिंग में आंसर की आई मेरे 106 मार्क्स थे। तो और जो कट ऑफ वगैरह बताते थे 110, 115 कुछ इतनी बताते थे। तो जब फाइनल आंसर की आई तो कुछ मार्क्स तो जैसे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाई तो मेरे 114 मार्क्स वैसे बन गए, और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 120 मार्क्स टोटल बन गए। तो कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर थे मेरे। अगर मैं ये सोचता कि मेरे तो 106 मार्क्स आए हैं, प्री में मैं तैयारी करूँ ना करूँ, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि 10 या 15 दिन का टाइम मिलेगा मैक्सिमम आपको। SSC JEE 2023 के अंदर तो बस 5 या 6 दिन का टाइम मिला था। तो अगर आप 100 नंबर के आसपास हो तो आपको 100% तैयारी करनी चाहिए। बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर रिग्रेट करने से फ़ायदा नहीं है। आप 100% तैयारी करिए अगर 100+ मार्क्स हैं तो आपके। बिल्कुल सही, आपने एकदम बच्चों को एकदम बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं भी बच्चों से यही बताता हूँ, जिसके 100% नंबर है ना, आप लोग एकदम तैयारी में लग जाइए। उनका कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम है ना, वो कॉन्सेप्ट और ही क्लियर करेगा। मेंस में होना ना होना सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन वो जब ये पढ़ लेंगे सारा CBT 2 वाला, तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, अभी आप RRB के बारे में क्या कहेंगे बच्चों को? जी सर, ये स्टूडेंट्स जो अभी 2024 में ग्रेजुएशन हो रहे हैं या अगले साल भी ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया मौका है उनके लिए RRB JEE में लगने का, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी इसके अंदर आती हैं और एक काफ़ी बढ़िया जॉब है इंजीनियर्स के लिए। काफ़ी SSC के बराबर ही सैलरी रहती है और काफ़ी अच्छी जॉब, और आपके पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगले 1 साल में आपके पास काफ़ी सारी ये नई वैकेंसी आ रही हैं RRB की। हाँ, RRB की करीब 7,000 समथिंग वैकेंसी, 346 पोस्ट हैं कभी। अभी तो वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है, ठीक ना? तो अभी आपकी ज्वाइनिंग तो होने वाली है बहुत जल्द ही। तो सही है, आप बच्चों को ऐसे ही आकर हर्ष भाई गाइड करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आप आए, बच्चों से कुछ उनके डाउट्स क्लियर किए। बाकी मेरे दोस्त, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप पूरा देखिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही मोटिवेशन के लिए बने रहें इंजीनियर अड्डा के साथ। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू, लव यू ऑल।